कभी सोचा है कि एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बैंक से लोन मांग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कंपनी पैसा कमा रही है तो सारा कैश जा कहां रहा है? बस यही अनोखा राज आज हम इस क्लास में सुलझाने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसी भी बिजनेस की असली सेहत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी माफिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूं सब जोरों शोरों से लगे होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आपका टारगेट स्कोर क्या है, और ये भी बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। देखो, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट है पर कैश कहाँ है, जिसमें बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, इसको सिर्फ एक चैप्टर मत समझो, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और इससे आपको कंपनी की असली फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। तो आखिर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझो। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिजनेस के अंदर कितना कैश आया यानी इनफ्लो और कितना कैश बिजनेस से बाहर गया यानी आउटफ्लो, इसका हिसाब रखती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कैश। याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो उधार की सेल को भी इनकम मान लेता है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को सिर्फ उस पैसे से मतलब है जो असल में हाथ में आया या हाथ से गया। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हारी एक दुकान है और तुमने 1 लाख रुपए का सामान बेचा। तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन अगर इसमें से 80,000 रुपए का सामान उधार पर बेचा है तो तुम्हारी जेब में यानी तुम्हारे वॉलेट में कितना कैश आया? सिर्फ 20,000। बस कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी 20,000 रुपए की कहानी बताता है। तो सीधी सी बात यह है, पीएनएल बताता है तुमने कमाया कितना और कैश फ्लो बताता है तुम्हारे पास है कितना। आप अक्सर एक टर्म सुनोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश तो सबको पता है, पर ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या चीज़ है? देखो, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो बहुत जल्दी कैश में बदली जा सकती हैं, लगभग 3 महीने के अंदर, और इनकी वैल्यू चेंज होने का रिस्क भी ना के बराबर होता है। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर्स, इनको हम कैश के बराबर ही मानते हैं। अब हम आ गए हैं इस स्टेटमेंट के दिल पर, यानी इसके कोर कॉन्सेप्ट पर। पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज या कह लो 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। इन तीनों को समझ लिया तो समझो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। ये कंपनी के फाइनेंशियल ब्लड सर्कुलेशन के 3 मेन सिस्टम की तरह हैं। ये देखो टेबल, हमारे 3 पिलर्स हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चलो एक बिस्किट कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कंपनी का मेन काम, रोज का काम, जैसे बिस्किट बेचकर कैश आना या आटा चीनी खरीदने के लिए कैश देना। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना या बेचना, जैसे बिस्किट बनाने के लिए नया ओवन खरीदना या कोई पुरानी जमीन बेच देना। और तीसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका कनेक्शन कंपनी के कैपिटल से होता है, जैसे नए शेयर्स इशू करके पैसा रेस करना या बैंक का लोन वापस चुकाना। तो याद रहेगा ना, ऑपरेटिंग मतलब रोज का काम, इन्वेस्टिंग मतलब एसेट्स और फाइनेंसिंग मतलब कैपिटल। तो बच्चों, अब हम फोकस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश निकालने के सबसे जरूरी मेथड पर, जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। बोर्ड एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। इसको इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम हर एक कैश ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं करते, बल्कि हम पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट उठाते हैं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके उल्टा चलकर असली कैश तक पहुंचते हैं। इसके ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं, और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स यानी स्टेप 2 और 3 को डिटेल में समझेंगे। चलो स्टेप 2 देखते हैं, नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल लो डेप्रिसिएशन का। ये पीएनएल अकाउंट में एक खर्चे की तरह दिखाया जाता है जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है। पर खुद सोचो, क्या डेप्रिसिएशन के नाम पर कंपनी के बैंक अकाउंट से कोई कैश बाहर गया? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है। तो असली कैश निकालने के लिए हम इस नॉन कैश खर्चे को नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर देते हैं। ठीक इसी तरह एमोर्टाइजेशन या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को ऐड बैक करते हैं, और इसका उल्टा, अगर एसेट बेचने पर कोई गेन हुआ है तो उसको माइनस करते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पर। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, पर इसका एक गोल्डन रूल है, नोट कर लो। करंट एसेट्स का कैश से हमेशा उल्टा यानी इन्वर्स रिलेशन होता है, और करंट लायबिलिटीज का कैश से सीधा यानी डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे कि अगर आपका स्टॉक, जो एक करंट एसेट है, बढ़ गया, इसका मतलब आपका कैश माल में फंस गया है, तो कैश फ्लो कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके क्रेडिटर्स, जो एक करंट लायबिलिटी है, बढ़ गए, इसका मतलब आपने अपने सप्लायर्स को पेमेंट लेट की है, जिससे आपके हाथ में ज़्यादा कैश बचा हुआ है।
चलो बच्चों, अब कुछ ऐसे खास एडजस्टमेंट्स देखते हैं जहां पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इनको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरेस्ट और डिविडेंड। अगर कंपनी लोन पर इंटरेस्ट पे करती है या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इसका संबंध कैपिटल से है। लेकिन अगर कंपनी को अपनी किसी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है यानी रिसीव होता है तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाती है। इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं इनकम टैक्स पेड की। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फिक्स्ड और सीधा सा है। जो भी इनकम टैक्स कंपनी ने असल में पे किया है वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन के एंड में कैश आउटफ्लो की तरह यानी एक डिडक्शन के रूप में दिखाया जाता है। इसको बस रट लो। कभी कभी कंपनी के साथ कुछ अजीब अनयूजुअल चीजें हो जाती हैं, जैसे आग लगने से नुकसान या भूकंप से लॉस। इन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। इन्हें हमेशा स्टेटमेंट में अलग से दिखाया जाता है ताकि कंपनी के नॉर्मल रोजमर्रा के कैश फ्लो की तस्वीर खराब ना हो। तो इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, आखिर इन सबका फायदा क्या है? असली दुनिया में इस स्टेटमेंट का क्या यूज है? तो चलिए देखते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस स्टेटमेंट को बहुत से अलग अलग लोग यूज करते हैं। इन्वेस्टर्स इसे देखकर पता लगाते हैं कि कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए सफिशिएंट कैश है या नहीं। क्रेडिटर्स यानी जो कंपनी को उधार देते हैं वो चेक करते हैं कि कंपनी टाइम पर लोन चुका पाएगी या नहीं। और कंपनी के मैनेजमेंट खुद इसको फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट बनाने के लिए यूज करती है। और आप इसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए यूज करते हो। लेकिन हर फाइनेंशियल टूल की तरह इसकी भी कुछ कमियां यानी लिमिटेशंस हैं। पहली बात, ये पिछले डेटा पर बेस्ड है, इसलिए फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं देता। दूसरी बात, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर देता है, जैसे शेयर्स देकर कोई एसेट खरीदना। और आखिरी, अलग अलग कंपनीज की अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं, जिससे उनका आपस में कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल राइट बच्चों, तो अब वक्त है एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन का। चलिए 60 सेकेंड्स में सारे मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की असली कैश पोजीशन बताता है। इसकी 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग यानी मेन काम, इन्वेस्टिंग यानी एसेट्स, और फाइनेंसिंग यानी कैपिटल। इनडायरेक्ट मेथड में हम नेट प्रॉफिट से शुरू करके एडजस्टमेंट्स करते हैं। डेप्रिसिएशन जैसे नॉन कैश खर्चों को वापस ऐड किया जाता है। और याद रखना, करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो कैश फ्लो घटेगा, और करंट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो कैश फ्लो बढ़ेगा। तब जब आपको कैश के इस फ्लो की कहानी समझ आ गई है तो अगली बार जब आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखोगे तो खुद से पूछना, क्या आप सिर्फ प्रॉफिट फिगर से आगे देखकर, उसके कैश को देखकर उसकी असली फाइनेंशियल सेहत का पता लगा सकते हो? बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।